नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी? घर पर स्वस्थ और मस्त होंगे, उम्मीद करता हूं। मेरा भी अब स्वास्थ्य ठीक है। और आज हम जो टॉपिक करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट है अपना, जो राजस्थान की नदियां हैं उनका टेस्ट है आज। उसके बाद अगला टेस्ट होगा जो झीलों का होगा। पीछे दो टेस्ट हो चुके हैं, उनको भी साथ साथ में देखते चलना। और ये टॉपिक है जो राजस्थान की नदियां, टेस्ट है आज। ये पीछे जो नदियों वाला टॉपिक हो चुका है उनको एक बार देख लेना जरूर। तो उसके बाद देखोगे तो ये टेस्ट दोगे तो समझ में ज्यादा आएगा। अगर आप टेस्ट देने आ रहे हो तो कम समझ में आएगा। अगर पीछे से आप रिवाइज करते हुए चलोगे चीज़ों को तो ज़्यादा समझ में आएगी चीज़ें। एक बार जरूर देख लेना उस चीज़ को भी। और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे चर्चा के अंदर, लेकिन हम सीधा टेस्ट पर चलेंगे कि आज कौन सा टॉपिक है। टॉपिक आपको पता चल गया है कि राजस्थान की नदियां हैं, और कौन सा क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले वही देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है। राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में कितने नदी प्रवाह पाए जाते हैं। तो आप बताओ, आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। राजस्थान में नदी प्रवाह आपको दो, तीन, चार या पांच? आप सभी को पता है कि तीन प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के हैं। तीन प्रकार के कौन कौन से हैं आपको पता है? एक तो आ गया आपका आंतरिक क्षेत्र, आंतरिक प्रवाह की नदियां। और दूसरा कौन सा है? बंगाल की खाड़ी वाला, बंगाल की खाड़ी। तो तीसरा कौन सा है? अरब सागर, अरब सागर नदियां। यानी कि जो अपवाह तंत्र है, नदी प्रवाह तंत्र है, वो तीन रूपों में पाया जाता है। आप और उसका पता भी है आपको कौन कौन सा है। तो एक तो आंतरिक प्रवाह वाला क्षेत्र आ जाएगा, बंगाल की खाड़ी वाला आ जाएगा, और अरब सागर वाला क्षेत्र आ जाएगा। यानी कि कौन सी नदियां हैं जो आंतरिक प्रवाह यानी कि एक अपने क्षेत्र में ही सीमित हो जाती है, और एक बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना क्या करती है? जल गिराती है, चंबल के माध्यम से, यमुना के माध्यम से, फिर गंगा के माध्यम से। अरब सागरीय नदियां आपको पता है कि माही नदी, साबरमती नदी और लूणी नदी है, अरब सागर के अंदर अपना जल गिराती है। ओके, कोई दिक्कत समस्या? चले आगे आगे देखो। दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्न जिलों में से किस में द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लेना, याद कर लेना कि द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है किस जिले में। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये द्रव्य नदी है, ये क्या कर रही है? जल प्रदूषण का सामना कर रही है। और किस जिले के अंदर है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि करौली, अलवर, भरतपुर, जयपुर। इन चार में से ऑप्शन में से कौन सा एक आंसर होगा? तो आपका सीधा राइट आंसर होना चाहिए जयपुर, क्योंकि ये जो द्रव्यवती नदी है जयपुर शहर है उसके बीच में से निकलती है। इस बीच में से निकलती है, तो ये जल प्रदूषण यानी कि जहां वो कचरा है, प्रदूषण है, वो सारा कहाँ पे आ जाता है? इस नदी के अंदर आ जाता है। तो इस कारण से क्या कर रही है? जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है। कहाँ पे कर रही है? तो जयपुर में कर रही है। कहाँ पे कर रही है? जयपुर में कर रही है। चलें आगे आगे देखो। आगे कह रहा है कि बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी, ये इंपॉर्टेंट है कि बिजराल की पहाड़ी। हाँ, खारी नदी आपको बताया कि तीन नदियां हैं। एक अरब सागर में जल गिराने वाली है, एक जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जल ले जाने वाली है, और एक आंतरिक प्रवाह की नदी है जो आपको सांबर झील करवाई थी उस समय बताया था। ठीक है, सांबर झील के अंदर अपना जल गिराती है। तो बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? ये इंपॉर्टेंट कर लेना। इंपॉर्टेंट इस प्रकार से है कि आपको बताया गया, सीधा नहीं पूछा गया कि खारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है। आपको ये पूछा गया कि बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली है। यानी कि आपको सीधा बताया था कि बीज किस प्रकार के होते हैं? बीज होते हैं खारे। बीज किस प्रकार के होते हैं? खारे। तो बीज खारे होते हैं, तो कहाँ पे बीज है? तो ये जो किसका भाग है, आपको ये भी बताया था कि ये किसकी सहायक नदी है। तो सहायक नदी बनास नदी की सहायक नदी है जो बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये आपको, जो बनास नदी किसकी सहायक है? चंबल की सहायक है। चंबल किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। यमुना किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। तो फिर अपना जल कहाँ पे ले जाती होगी? तो बंगाल की खाड़ी में ले जाती होगी। तो किसका भाग हो जाएगा? ये बंगाल की खाड़ी का भाग हो जाएगा। अगर अरब सागरीय, अगर यहाँ पर पूछा जाता कि शेरगांव की पहाड़ियों से निकलने वाली, तो शेरगांव की पहाड़ियों सिरोही से निकलती है, वो किसका भाग हो जाती? वो अरब सागरी नदी का भाग हो जाती। ठीक है, ओके, चले आगे आगे देखो। आगे कह रहा है क्वेश्चन अपना कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? ये इंपॉर्टेंट है कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में जब भारी वर्षा होती है, यानी कि एक प्रकार से ज्यादा बारिश हो जाती है, तो उस समय बाढ़ की स्थिति पैदा कहाँ हो जाती है?
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कहाँ बाढ़ आती है, तो अजमेर में आती है, सवाई माधोपुर में आती है, बालोतरा में आती है, या फिर सोजत पाली में आती है। कहाँ पे आती है? सवाई माधोपुर का तो लेना देना नहीं है, क्यों? हाँ लेना देना हो सकता है, लेकिन वो नदी है, वो वहां पे नहीं जाती है सवाई माधोपुर के अंदर, लेकिन इसका तो लेना देना है ही नहीं। तो कौन सी नदी है? सबसे बड़ी बात है कि पुष्कर पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है, तो नाग पहाड़ से निकलती है एक नदी। कौन सी निकलती है? लूनी नदी। तो लूनी नदी जब का जल, यानी कि लूनी नदी के अंदर जब जल प्रभावित होता है, जब जब पुष्कर की पहाड़ियों के अंदर क्या होती है, भारी वर्षा होती है, तो लूनी नदी क्या करती है, अपना जल ग्रहण करती है, और वहां पे भारी ज्यादा पानी होने के कारण बाढ़ कहाँ पे आ जाती है, तो बाढ़ आ जाती है अपने बालोतरा के अंदर आती है, क्योंकि ये पेटे से, यानी कि जो नदी है, लूनी नदी है, उसके पेटे से नीचे स्थित शहर है कौन सा? बलोतरा। इस कारण से वहां पर क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। यानी कि पुष्कर की पहाड़ियों से सीधा संबंध जोड़ लेना आप लूनी नदी से जोड़ लेना, क्योंकि लूनी नदी में ही पानी जाता है, और लूनी नदी के अंदर पानी जाने के बाद में बालोतरा जो बाड़मेर से अलग हुआ स्थान है, तो वहां पर क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। बाढ़ क्यों आती है? क्योंकि ये जो नदी का पेटा है उससे नीचे स्थित है। ठीक है, चले आगे। आगे देखो, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, क्या करना है? एक सूची एक में तो दिया गया त्रिवेणी संगम, और एक दिया गया है नदियां, यानी कि त्रिवेणी संगम बनाती है, कहाँ पे बनाती है, इस बात का आपको जवाब देना है। सीधी सी बात है कि बिगोद, बिगोद में मैंने आपको बताया था कि बीबीएम बताया था ना, बीबीएम। बीबीएम किस प्रकार से? बीबीएम बेड़च, बनास, मेनाल, कहाँ कहाँ पे बताओ? बनास आ गया, बेड़च आ गया, मेनाल आ गया, ठीक है, मेनाली है तो मेनाल आ गया ये। तो ये सीधा सा इससे जुड़ रहा है। फिर राजमहल, राजमहल यानी कि राज बनाओ खारी डाई, कहाँ पे बताओ? राज बनाओ खारी डाई, ये आ गया। फिर राज बनाओ खारी डाई, तो पहले ही दिख गया। एक नंबर कहाँ पे है? एक नंबर यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, लेकिन दो नंबर कहाँ पे है? यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है ना। राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि रामेश्वर घाट 3 4, यानी रामेश्वर घाट, बनास, चंबल सीप, आपको पता है कि रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, वहां पर क्या है? ये त्रिवेणी संगम बनता है। इसके अलावा बेणेश्वर धाम, आप सभी को पता है कि सोम माही जाखम क्या बनाते हैं? त्रिवेणी संगम बनाती है। कोई दिक्कत समस्या? चलें आगे। आगे देखो, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। मानसी वाकल नदियों का उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल किसका? मानसी वाकल नदियों का। सीधी सी बात है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, सीधा सा आंसर बताओ कि फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से, मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी से, गोगुंदा की पहाड़ियों से, या अरावली पर्वत श्रृंखला से। सीधी सी बात होनी चाहिए, आपको कहीं पे नहीं जाना है कि जब मानसी वाकल नाम आ जाए तो सीधी सी बात है कि फुलवारी की नाल। कहाँ पे जाना है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। यहां से क्या होता है? इनका उद्गम होता है। मानसी वाकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि फुलवारी की नाल भी इंपॉर्टेंट है, मानसी वाकल नदी भी इंपॉर्टेंट है। तो अब पूछा जा सकता है कि मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है, पूछा गया भी है और आगे भी पूछा जा सकता है। ओके, कोई दिक्कत समस्या? इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। चलें आगे। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है? राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पे है? माही, लूणी, चंबल, सोम, कहां पे है? कौन सी नदी पे है? माही, लूणी, चंबल, सोम। तो आपको सीधा आंसर ये होना चाहिए, कहीं नहीं जाना है, सीधा जाना है चंबल पे। कहां पे जाना है? चंबल पे जाना है। आपको पता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यही है। कितना मीटर ऊंचा है? 18 मीटर ऊंचा है। 18 मीटर ऊंचा है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में भी कहाँ पे है? भैंसरोडगढ़ के निकट है, भैंसरोडगढ़ के निकट है। ओके, कोई दिक्कत समस्या? चलें। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पे है? तो चंबल नदी पे है, भैंसरोडगढ़ के निकट है, और चित्तौड़गढ़ में है। आगे देखो, डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर भाग है। डेगाना, बिलाड़ा, पाली, जालोर भाग है। किस बेसिन का भाग है? माही बेसिन का भाग है, चंबल बेसिन का भाग है, लूनी बेसिन का भाग है, या फिर साबरमती बेसिन का भाग है? इन चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होना चाहिए? बताओ जल्दी कमेंट में बताओ। सीधी सी बात है, कहीं नहीं जाना है, सीधा जाना है लूनी बेसिन की तरफ। कहाँ जाना है? लूनी बेसिन की तरफ। सीधा सी बात है कि पाली, जालोर, बिलाड़ा, जोधपुर के अंदर डेगाना, ये सारे के सारे कहाँ पे है? ये लूनी बेसिन का ही भाग है, जो पश्चिमी राजस्थान है उसका ही भाग है। कोई दिक्कत समस्या? चलें आगे।
आगे देखो, आगे है लूनी नदी के प्रदूषण का सब का प्रमुख स्रोत है। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। लूनी नदी का प्रदूषण यानी कि उसका जल प्रदूषण किस कारण से हो रहा है, तो किस कारण से हो रहा है बताओ, रंगाई छपाई उद्योग से, ग्वारगम उद्योग से, इंजीनियर उद्योग से, या हैंडीक्राफ्ट उद्योग से। तो सबसे बड़ी चीज यही पूछी जाती है, और यहाँ पे रंगाई छपाई उद्योग है, और रंगाई छपाई उद्योग के कारण ही क्या होता है, यहाँ पे प्रदूषण होता है, जिसमें पाली, जसोल, बालोतरा जैसे शहर क्या करते हैं, इसके अंदर जल प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, चलें आगे, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, बांकली बांध किस नदी पर स्थित है। बांकली बांध, बांकली बांध किस नदी पे स्थित है। एक तो मैंने बताया था कि बाकली गांव, बाकली की पहाड़ियों से क्या होता है, बाकली गांव से या बाकली की पहाड़ियों से क्या होता है, उद्गम होता है, किस नदी का होता है वो कमेंट बॉक्स में बताओगे आप। लेकिन ये बांकली बांध पूछ रहा है, बांकली बांध पूछ रहा है, तो बांकली बांध किस नदी पे स्थित है, तो आप बताओगे लूनी नदी पे है, काली सिंध नदी पे है, साहिबी नदी पे है, या सूगड़ी नदी पे है। तो ये बांध है वो सूगड़ी नदी पे है। कहाँ पे है, सूगड़ी नदी पे है। और सूगड़ी नदी किसकी सहायक नदी है, तो लूनी की सहायक नदी है। और बागली की पहाड़ियों से क्या किस नदी का उद्गम होता है, तो वो काली सिंध का होता है। ये अलग है, बागली ये अलग है, वो अलग है, ध्यान रख लेना। ये काली सिंध है, वो किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। और जो मध्य प्रदेश एमपी से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। कोई दिक्कत समस्या बताओ। बांगली बांध किस नदी पे स्थित है, तो सूकड़ी नदी पे स्थित है। और सूकड़ी नदी का अगर पूछ लिया जाए उद्गम स्थल, तो देशुरी पाली आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देशुरी पाली आ जाएगा। आपको बताया था कि क्या करना है, सू से सू को जोड़ दो। कोई दिक्कत समस्या, चलें आगे, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उटंगन नदी भी कहलाती है। बिल्कुल, उटंगन नदी भी कहलाती है। कौन सी नदी है जो कहलाती है, कहाँ पे कहलाती है, यूपी में कहलाती है। कहाँ कहलाती है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर कहलाती है। कौन सी नदी कहलाती है, गंभीर नदी, काली सिंध नदी, लूनी नदी, या रूपारेल नदी। ये गंभीर ही नहीं है, गंभीर है, काली सिंध है, लूनी नदी, या फिर रूपारेल नदी। बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, जल्दी से कमेंटिंग बॉक्स के अंदर बताओ। तो ये आपको पता है कि इसका उटंगन नदी कहा जाता है यूपी के अंदर, गंभीर नदी को कहा जाता है, जो अपना सीधा जल कहाँ पे लेके जाती है, यमुना में, यमुना में सीधा जल। ठीक है, यानी कि अपना जल है वो सीधा यमुना में लेके जाती है। राजस्थान में किसी नदी की सहायक नदी नहीं है, ये गंभीर नदी अपना सीधा जल कहाँ लेके जाती है, यमुना में लेके जाती है। आगे देखो, हतमती, मेशवा, माजम, वत्रक या वेत्रक। हतमती, मेशवा, माजम, वेत्रक नदियां किस नदी का भाग है, या फिर सहायक नदियां हैं, जाएगा और पूछा जाता रहा है। किसका है, साबरमती, माही, पश्चिमी बनास, काली सिंध। बताओ, एक ट्रिक बताई थी कि वैसे माह मेवा, लेकिन एक बच्चे ने ट्रिक अच्छी बताई थी इसके बारे में कि वैसे वैसे हमें मावा चाहिए। ठीक है, मावा क्या एक मिठाई का नाम है। वैसे वेत्रक, सई, हतमती, मेसवा, माजम और वाक्कल जैसी नदियां हैं, वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये किसका है, तो ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। सारी की सारी किसकी सहायक नदियां हैं, साबरमती की सहायक नदियां हैं। चलें आगे, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है कि चंद्रभागा एवं कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है। चंद्रभागा एवं कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो खंबात की खाड़ी अपवाह तंत्र का है, आंतरिक अपवाह तंत्र का है, कच्छ की खाड़ी अपवाह तंत्र का है, या बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का है। तो खंबात की खाड़ी, चंद्रभागा एवं कोठारी नदी, तो सीधी सी बात यह है कि ये किसकी सहायक नदियों के अंदर आता है, तो ये किसकी सहायक में आता है, चंबल की सहायक नदियों में आती है। तो चंबल कहाँ पे अपना जल लेके जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, अरब सागर में, तो बंगाल की खाड़ी में होगा। तो इसका आंसर भी क्या होगा, तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का भाग है। किसका है, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र इसका ही भाग माना जाएगा। कौन सा, चंद्रभागा एवं कोठारी नदी। चलें, स्पीड तो नहीं है ज्यादा, समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है कि चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है, ये इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी किस में नहीं बहती है, किस जिले में, यानी किस जिले में नहीं बहती है। ये इसका बताया था कि
कि 6 जिले हैं, 6 जिलों में से बहती है, कितने जिलों में, 6 जिलों में, लेकिन 6 जिलों में बहती है। लेकिन नए जिले बनने के बाद भी क्या है, नए जिले बनने के बाद भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है उन जिलों में, यानी कि उन्हीं जिलों के अंदर क्या करती है, बहती है अपना। तो एक ट्रिक बताई थी इसकी, धोक सबको चित्त से, धोक सबको चित्त से। धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, इसका क्या होगा, कोटा, चित्तौड़गढ़। इसको बै को 12 से मत जोड़ देना, बै से बूंदी निकलेगा, क्या निकलेगा, बूंदी निकलेगा। ठीक है, वैसे बूंदी निकलेगा, 12 नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन यही क्या करता है, अपने कंफ्यूज कर सकता है। तो किस जिले में से नहीं बहती है, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपका, 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे, आगे देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहे हैं कि आहड़ नदी या फिर आयड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। आहड़ नदी कह सकते हो या फिर आयड़ नदी भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है। का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है, यानी कि इसका नाम परिवर्तन होता है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसका उद्गम स्थल पूछ दिया जाए तो आपको पता है, गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां। और यहां से ही आपको आंसर मिल भी गया होगा कि गूंद को बेच दो, क्या करना है, गूंद को बेच दो। तो गूंद को बेच दो, तो फिर आपका आंसर भी क्या आ जाएगा, बेड़च नदी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, बेड़च नदी आ जाएगा। आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है बेड़च नदी। ओके, कोई दिक्कत समस्या, चलें आगे, आगे देखो। राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है। राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है। और पूछा गया है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी चंबल, लूनी, बनास, माही। पूर्णतः राजस्थान यानी कि राजस्थान के अंदर ही बहती है, पूर्ण रूप से राजस्थान के अंदर बहने वाली नदी है, तो वो आपकी आ जाएगी इसके अंदर। सबसे बड़ी बात है कि चंबल क्या केवल ही राजस्थान के अंदर बहती है, नहीं। लूणी क्या केवल ही राजस्थान के अंदर बहती है, नहीं। और बनास क्या केवल राजस्थान में बहती है, बिल्कुल बहती है। माही केवल ही राजस्थान में बहती है, नहीं। तो इसका आपका आंसर यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बनास नदी क्या है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास नदी आ जाएगी आपकी। ठीक है, आगे देखो, आगे है बिशलपुर बांध किस नदी पर स्थित है, बिशलपुर बांध किस नदी पे स्थित है, बिशलपुर बांध, बिशलपुर बांध किस नदी पे स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि काली सिंध नदी है, बनास नदी है, जाखम नदी है या फिर लूणी नदी है। तो आपका सीधा सा आंसर क्या होगा, बताओ क्या है, बिशलपुर बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये एक पेयजल परियोजना है, आप सभी को पता है, टोंक में स्थित है, कुछ भाग केकड़ी के अंदर भी आता है इसका। तो ये बिशलपुर बांध है आपका, सीधी सी बात है, बै को बै से जोड़ दो, बनास नदी पे स्थित है। कहां पे है, बनास नदी पे है। ओके, कोई दिक्कत समस्या, चलो आगे, आगे देखो। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है, वन की आशा कहा जाता है। वन की आशा यानी कि वनों को जीवित रखने वाली एक प्रकार से नदी है, तो वो कौन सी है, और इसके नाम के अंदर ही छिपा हुआ है वन की आशा, बनास, बन आस यानी कि वन की आशा। तो बनास नदी ही को ही क्या कहा जाएगा, वन की आशा कहा जाएगा। पूछा जाएगा, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो अपने लिए क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, सरल हो चाहे कठिन हो। एक कुछ कमेंट ये भी आ सकता है कि सर ये तो सरल क्वेश्चन है सारे। अरे सरल क्या हुआ, अगर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे कितना भी सरल हो। अगर हम सरल क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे और एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, उस वक्त अगर अपना दिमाग, माइंड काम नहीं किया तो क्या करोगे, तो वो आपके माइनस हो जाएंगे ना, 2.66 लेके जाएंगे वापस। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए कि वन की आशा किसको कहा जाता है, बनास को कहा जाता है। पढ़ा हुआ होगा तो याद भी रहेगा। इनमें से कौन सी राजस्थान की अंत प्रवाही नदी नहीं, अंत प्रवाही नदी नदी नहीं है, ये क्या पूछ रहा है, नहीं है। कौन सी है, कांतली है क्या, बिल्कुल है। काकनी, सागी, गग्गर, बताओ। अंत प्रवाही सारिक ये है, कांतली भी है। पूर्णतः राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी हो जाएगी, और सबसे छोटी नदी ये हो जाएगी, ये भी है, ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, लेकिन सागी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, सागी नहीं होगी क्योंकि ये किसकी सहायक है, लूणी की सहायक नदी है। किसकी सहायक है, लूणी की सहायक नदी है। और अरब सागर के अंदर क्या करती है, अपना जल गिराती है। और सागी
सागी नदी को सगाई नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सगाई नदी भी कहा जाता है। और सगाई सगाई किसके साथ हुई थी? जसवंत के साथ हुई। तो जसवंत की पहाड़ियों से क्या हुआ था? इसका उद्गम भी हुआ था। चलें आगे। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है? अंतः प्रवाही नदी है। इस बार पूछ रहा है नहीं, नहीं पूछ रहा है, यहां पर पूछ रहा है कौन सी है। अतः प्रवाही नदी कौन सी है? पश्चिमी बनास है, कांतली है, गंभीरी है, या फिर खारी है। पीछे पूछा है, पिछले क्वेश्चन में भी आपको पता चल गया होगा कि अंतर प्रवाही नदी कौन सी है? कांतली है, जो पूर्णतः राजस्थान की, पूर्णतः राजस्थान की आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी। और इसकी लंबाई पूछ ली जाए तो कितनी होगी? 100 किलोमीटर। ओके, कोई दिक्कत समस्या? चलें आगे। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है? आगे है कि राजस्थान में कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है। ये इंपॉर्टेंट बनता है। अरब सागर की ओर ले जाने वाली नदियां, अरब सागर की ओर अपना जल ले जाने वाली नदियां कौन सी है? तो बनास, लूणी, सोम व साबरमती है क्या? गग्गर है क्या? गग्गर तो आपको पता है कि किसके अंदर आती है, ये तो आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग है। लूणी, सोम व साबरमती। फिर माही, लूणी, सोम व साबरमती। फिर कौन सी आ जाएगी? माही, लूणी, चंबल व साबरमती। इसके अंदर चंबल आएगी क्या? इसके अंदर बनास आएगी क्या? नहीं आएगी। इनको काट दो। देखो, जो नहीं है उसको पहले काट दो। बनास किसका है? बंगाल की खाड़ी की तरफ ले जाने वाली है। गग्गर किस में है? आंतरिक अपवाह तंत्र की है। चंबल किस में है? बंगाल की खाड़ी की तरफ जल ले जाने वाली है। तो ये कौन सी है? माही, लूणी, सोम व साबरमती। इसका आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किसकी तरफ जल ले जाने वाली? अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियों के अंदर आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत समस्या? चलें आगे। आगे देखो, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। ये मुख्य नदी है। कौन सी है? मुख्य नदी है। और ये है सहायक नदी। बताओ, चंबल की सहायक नदी कौन सी है इनमें से? बांडी, मानसी, बामनी या फिर अनास। तो आपको पता होना चाहिए चंबल की सहायक नदी कौन सी है? बामनी। तीन को निकालो पहले। तीन आ गया, तीन आ गया। फिर लूनी की सहायक नदी कौन सी है? लूनी की सहायक नदी कौन सी है? मानसी, बांडी, अनास। तो आपको पता होना चाहिए बांडी इसकी आ जाएगी। ठीक है क्या? एक, ठीक है, ये आ गया। फिर माही की सहायक नदी कौन सी है? माही की आपको पता है अमोत्साही। भाई तो अनास निकल गया यहाँ से। तो कौन सा आ गया? चार आ गया। फिर कौन सा है? बनास की कौन सी आ जाएगी? मानसी आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? कौन सी आ जाएगी? मानसी आ जाएगी। ठीक है, कौन सी आ जाएगी? मानसी आ जाएगी। जो छिलोरा की पहाड़ियों से इसका क्या होता है? उद्गम होता है, वो नदी आ जाएगी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? चलें आगे। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युगम है। दक्षिण दिशा में, यानी कि दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युगम है। युगम जोड़ा कौन सा है? चंबल, बनास। ये तो राजस्थान में बहती है, तो ऐसी एक हो ही कैसे सकती है? ठीक है, प्रवेश कैसे कर सकती है? माही, चंबल हो सकती है क्या? दिमाग लगाओ, बताओ। काली सिंध, लूणी, पार्वती, कांतली। नहीं। तो आपकी कौन सी राइट आंसर हो जाएगा? माही व चंबल क्या करती है? दक्षिण दिशा की ओर से प्रवेश करने वाली नदियों में कौन सी आ जाएगी? माही व चंबल आ जाएगी। ये दोनों नदियां हैं और राजस्थान की सबसे इंपॉर्टेंट नदियों में ये दोनों नदियां गिनी भी जाती है। आगे देखो, गग्गर नदी किस जिले में प्रवाहित नहीं होती है? गग्गर नदी, गग्गर नदी किस जिले में प्रवाहित नहीं होती है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बताओ किस जिले में प्रवाहित नहीं होती है? अनूपगढ़ में होती है क्या? बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। बताओ। पहले तो गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर तो होती थी, दोनों जिलों में से प्रभावित होती थी। लेकिन अब की घड़ी पूछ लिया जाए तो अनूपगढ़ में भी होती है। अनूपगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो बीकानेर में नहीं होती, और बीकानेर में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। इस बारे में भी ध्यान रखना है। ठीक है, और इस किनारे आपको पता है कि हनुमानगढ़, अनूपगढ़, सूरतगढ़, ये शहर भी बसे हुए हैं किस नदी के किनारे? गग्गर नदी के किनारे। ठीक है, आगे देखो, आगे है राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताओ, आंसर बताओ इसका। इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्यों इंपॉर्टेंट है? कांतली, काकने, घग्गर या बनास।
तो सबसे बड़ी बात यह है कि बनास तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आंतरिक प्रवाह की नदी ही नहीं है, आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। अब अंश बचे तीन, कांतली नदी, काकनी नदी या फिर घग्गर नदी। तो घग्गर नदी, कांतली नदी तो है ये राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। लेकिन राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी पूछ लिया जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घग्गर नदी। कौन सी हो जाएगा? घग्गर नदी। काकनी नदी सबसे छोटी नदी है, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, क्योंकि इसकी लंबाई केवल कितनी है? 17 किलोमीटर है, 17, ठीक है, 17 किलोमीटर। आगे देखो, आगे कह रहा है कि उदयनाथ की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? उदयनाथ की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? रूपनगढ़ का, साबी का, बाणगंगा का या फिर रूपारेल का? ये इंपॉर्टेंट बनता है। इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? सबने पढ़ा है कि उदय का रूप या फिर रूपा का उदय, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रूप रूप दो आ गया, रूपनगढ़ भी आ गया, रूपारेल भी आ गया। आपको ये बताया कि रूपनगढ़, गढ़ आ जाए वहां पे क्या करना है? किशनगढ़ करना है। क्या करना है? किशनगढ़ करना है। यानी कि ये इसका उद्गम तो कहां से होता है? किशनगढ़ से होता है। इसका उद्गम होता है कहां से होता है? उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है? उदयनाथ की पहाड़ियों से। किसका उद्गम होता है? तो रूपारेल नदी का होता है। किस रूपनगढ़ नाम आ जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा? किशनगढ़ की पहाड़ियों से हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत समस्या? चलें आगे। आगे देखो, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में प्रवेश के बाद चंबल की सबसे पहले सहायक नदी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में प्रवेश के बाद चंबल की सबसे पहले सहायक नदी कौन सी है? गुंजाली, बामनी, मेज या फिर कुराल नदी? ये बताओ कौन सी है? राजस्थान में प्रवेश के बाद चंबल की सबसे पहले सहायक नदी कौन सी है? राजस्थान में प्रवेश करने के बाद जब चितौरिया गांव या फिर कह सकते हैं एमपी के 84गढ़ गांव के बाद राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ के अंदर, तो उसके बाद सबसे पहले नदी कौन सी आती है जो सहायक नदी है? किसकी? चंबल की सहायक नदी है। तो वो कौन सी आ जाएगी? तो आपको बता, आंसर क्या हो जाएगा? गुंजाली, बामनी, मेज या फिर कुराल? तो ये आपका आंसर हो जाएगा गुंजाली, क्योंकि इसका उद्गम तो कहां से होता है? एमपी से होता है, लेकिन ये चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। ओके, आगे देखो, आगे कह रहा है कि भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भराव क्षमता यानी कि पानी सबसे ज्यादा किसके अंदर आता है, किसमें भरा जा सकता है? तो भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? यानी कि पानी की क्षमता को सबसे ज्यादा कौन रख सकता है? इंपॉर्टेंट है। तो माही बजाज सागर बांध है, जाखम बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है या फिर गांधी सागर बांध है? इनमें से चार में से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाएगा भी। भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध है। कहां पे है? बेंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है। चलें आगे। आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंद समंद बांध किस नदी पर बना है? नंद समंद बांध किस नदी पर बना है? चंबल नदी, बनास नदी, कोठारी नदी या फिर खारी नदी? सबसे बड़ी बात यह कि नंद समंद बांध है ये राजसमंद की जीवन रेखा या फिर लाइफ लाइन के नाम से भी जानी जाती है। तो ये किस नदी पे है? तो आपको पता होना चाहिए। नंद समंद बांध कहां से? बनास नदी, बनास नदी पे बना है। और बनास नदी का उद्गम आपको पता होना चाहिए, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से ही इसका उद्गम भी होता है। किसका? बनास नदी का। तो नंद समंद बांध किस नदी पे बना है? बनास नदी पे बना है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि गोरिया पहाड़ी से उद्गम किस नदी का होता है? गोरिया पहाड़ी याद आ जाना चाहिए अभी तो। गोरिया पहाड़ी, जवाई किसो चाहिए? गोरो चाहिए, ठीक है। तो गोरो जवाई चाहिए तो क्या करना है? पढ़नो पड़सी। तो जवाई नदी का उद्गम भी कहां से होता है? गोरिया पहाड़ी से होता है। ओके, यहाँ पे एक जवाई बांध भी बना है। क्या बना है? जवाई बांध भी बना है। जवाई बांध बना है जो मारवाड़ का क्या कहलाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध है, सुमेरपुर पाली के अंदर है। गोरिया पहाड़ी पाली से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। किसका? जवाई नदी का उद्गम होता है, ठीक है। लूनी नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? लूनी नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? इंपॉर्टेंट। अगर टोटल लंबाई के बारे में पूछ लिया जाए तो 495 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर है। लेकिन राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई के बारे में पूछ लिया जाए तो कितनी होगी? इसकी लंबाई हो जाएगी, बताओ, 365 किलोमीटर, 465 किलोमीटर, 330 किलोमीटर या फिर 360 किलोमीटर। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा बताओ?
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 330 किलोमीटर। राजस्थान के अंदर इसकी लूनी नदी की लंबाई कितनी है, तो 330 किलोमीटर हो जाएगी। अगर लूनी नदी का अपवाद तंत्र अपवाद क्षेत्र पूछ लिया जाए तो बताओ कौन सा होगा, बताओ। आज ना बजो बाबासा, बताया था ना, ठीक है। आज से अजमेर, ना से नागौर, बै से ब्यावर, जो से जोधपुर ग्रामीण, ठीक है। बा यानी कि बाड़मेर, फिर बालोतरा, बालोतरा और बाड़मेर आ गया, फिर कौन सा आ जाएगा, बाबा सांचौर आ जाएगा, ठीक है। ये सारे आपके जिले हो जाएंगे। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, राजस्थान का मिट्टी से बना बांध, मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है, मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि गंभीर की 5 सहायक नदियों से बना हुआ बांध है वो कौन सा है। पिचियाक बांध है, चाकण बांध है, आलनिया बांध है, या फिर पांचना बांध है। तो सीधा आपका राइट आंसर किसकी तरफ जाएगा, पांचना बांध है। किससे, पांचना बांध है। पांचना बांध गंभीर की 5 सहायक नदियों से बना हुआ है, भद्रावती, बेसावट, माची, अट्टा, वरखेड़ा, इन 5 नदियों से बना हुआ बांध है। इसके अलावा ये किसके सहयोग से बना है, तो ये अमेरिका के सहयोग से बना हुआ बांध है, अमेरिका के सहयोग से। ओके, कोई दिक्कत समस्या, अमेरिका के सहयोग से बना हुआ बांध है। 5 नदियां कौन कौन सी है, भद्रावती, बेंसावट, माची, अट्टा, बरखेड़ा नदियां हैं वो, ठीक है, जो गंभीर की सहायक नदियां हैं। आगे देखो, साबरमती नदी का समापन कहाँ होता है, साबरमती नदी का समापन कहाँ होता है, बताओ। खंबात की खाड़ी में होता है, कच्छ की खाड़ी में होता है, बंगाल की खाड़ी में होता है, या फिर यमुना नदी में होता है, कहाँ पे होता है बताओ। खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, या फिर यमुना नदी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो साबरमती नदी है केवल उदयपुर में बहती है, कहाँ पे बहती है, उदयपुर में बहती है, केवल ही उदयपुर में बहती है। और इसकी राजस्थान के अंदर लंबाई के बारे में पूछ लिया जाए तो 45 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। इसकी सहायक नदियों के बारे में हमने बता दिया था कि वेतरक, सेई, ठीक है, हतमती और मेशवा, माजम, और कौन सी थी, वाकल नदियां इसकी सहायक नदियां। लेकिन इसका समापन पूछ लिया जाए तो इसका समापन होता है खंबात की खाड़ी के अंदर, इसका समापन होता है। ओके, आगे देखो, आगे है, सुमेलित कीजिए, नदी है और सहायक नदी है, सुमेलित नहीं है। क्या पूछा है, सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है, माही की क्या सहायक नदी जाखम है, बिल्कुल है। लूणी नदी की सुगड़ी सहायक है, बिल्कुल है। बनास की मेज सहायक है क्या, बताओ। चंबल की पार्वती सहायक है क्या, बिल्कुल है। तो कौन सी नहीं होगी, यही नहीं होगी, क्योंकि मेज किसकी सहायक है, चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है, बनास की सहायक नहीं है। ओके, आगे देखो, आगे कह रहा है कि अनास, ईरू तथा चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं। अनास नाम आ गया, आपको पता चल जाना चाहिए, पता चल जाना चाहिए कि किसकी सहायक नदियां हैं। अनास, ईरू और चाप, अमोत्साही भाई, अमोत्साही भाई तो किसकी होगी, माही को अमोत्साही भाई, किसको, माही को अमोत्साही भाई। तो अनास, चाप, ईरू, ठीक है। चलें आगे, आगे देखो, आगे है, निम्न में से कौन सा नदी उत्पत्ति सुमेलित नहीं है, उत्पत्ति सम्मिलित नहीं है। क्या सोम, जाखम, बाणगंगा, रूपारेल, इनका उद्गम सोम का बिच्छामेड़ की पहाड़ियों से होता है क्या, जाखम का छोटी सादरी से होता है क्या, बाणगंगा का सेवर की पहाड़ियों से होता है क्या, रूपारेल का उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है क्या, रूपारेल का उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है, ठीक है। रूपारेल का होता है, रूपनगढ़ का नहीं, किशनगढ़ से होता है उसका, ठीक है। जाखम का छोटी सादरी से होता है, सोम का बिच्छामेड़ी की पहाड़ियों से होता है, बाणगंगा का सेवर की पहाड़ियों से नहीं होता, क्योंकि सेवर की पहाड़ियों से किसका होता है, साबी नदी का होता है। तो फिर बाणगंगा का कहां से होता है, तो बाणगंगा का होता है बैराट की पहाड़ियों से, कहां से होता है, बैराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो इसका आपका राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा। चलें आगे, आगे देखो, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है, ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है, ये इंपॉर्टेंट करो। माही नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे, या फिर सोम नदी के किनारे ये स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, सीधी सी बात बताओ, माही, लूणी, साबरमती या फिर सोम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लूणी नदी हो जाएगा। यहाँ पे तिलवाड़ा कहाँ पे है, तो तिलवाड़ा यहाँ पर क्या लगता है, प्राचीनतम पशु मेला भी लगता है, ठीक है, प्राचीनतम पशु मेला भी
लगता है, जो कहाँ पे है, बालोतरा के अंदर है। ठीक है, तिलवाड़ा सभ्यता है। ठीक है, तिलवाड़ा सभ्यता भी यहाँ पे है। ओके, चलें आगे। आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि परवन, निवास और आहू सहायक नदियां हैं। परवन, निवास और आहू सहायक नदियां किसकी है? ये इंपॉर्टेंट कर लेना, पूछा जाएगा आगे भी एग्जाम्स के अंदर। काली सिंध की सहायक नदियां हैं, बेड़च की है, कोठारी की है, या फिर माही की सहायक नदियां हैं? किसकी है बताओ? काली सिंध, बेड़च, कोठारी या फिर माही? तो सीधी सी बात है, परवन, निवाज और आहू किसकी सहायक नदियां हैं? काली सिंध की सहायक नदियां हैं। और काली सिंध और आहू के संगम पर तो किसका, कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग भी स्थित है। इस बारे में भी ध्यान रखो। चलो आगे। आगे है कि भीमलत जलप्रपात अवस्थित है। भीमलत जलप्रपात अवस्थित है, इंपॉर्टेंट। भीमलत जलप्रपात अवस्थित है, कहाँ पे है बताओ? मिनाल नदी पे, मांगली नदी पे, बेड़च नदी पे, या फिर चंबल नदी पे? तो किस पे है? मिनाल नदी, मांगली नदी, बेड़च या फिर चंबल नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांगली नदी पे भीमलत जलप्रपात अवस्थित है। ओके, कोई दिक्कत, समस्या? चलो आगे। आगे कह रहा है कि राजस्थान की निम्न नदियों, राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। अरब सागर में, पीछे भी आया क्वेश्चन है, लेकिन ये इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज है कि इसके अंदर कौन सी है, जो बताओ कि इनमें से कौन सी बहती है? माही क्या अरब सागर का हिस्सा है? चंबल अरब सागर का हिस्सा है? साबरमती अरब सागर में गिरने वाली नदी है, या लूनी नदी है? यानी कि इनमें से कौन कौन सी है? माही बिल्कुल गिरती है अरब सागर के अंदर, चंबल नहीं गिरती, क्योंकि ये तो बंगाल के खाड़ी की तरफ अपना जल लेकर जाती है यमुना के माध्यम से। साबरमती बिल्कुल है, लूनी बिल्कुल है। तो 1 3 4 कहाँ पे बताओ? 1 3 4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1 3 और 4। आगे देखो, आगे क्वेश्चन कह रहा है अपना कि अजमेर की नाग पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? अजमेर की नाग पहाड़ियों से, अजमेर की नाग पहाड़ियों से सीधा सा बताया था मैंने कि नाग पहाड़, नाग पहाड़ आ जाए नाम जहां पर भी, तो नाग पहाड़ का उद्गम किसका होता है? लूनी, सुकड़ी, ज्वाई, माही। तो यहाँ पे माही का तो अजमेर से लेना देना नहीं है, तो फिर लूनी नदी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? लूनी नदी का हो जाएगा। सुकड़ी और ज्वाई तो लूनी की सहायक नदियां भी है। ओके, कोई दिक्कत, समस्या? आगे देखो, आगे क्या कह रहा है? नदियों का त्रिवेणी संगम असंगत है। नदियों का त्रिवेणी संगम असंगत है। असंगत कौन सा है बताओ? क्या बेणेश्वर, डूंगरपुर के अंदर माही, सोम, जाखम क्या करती है अपना, जो बनाती है क्या त्रिवेणी संगम? बिल्कुल बनाती है। बिगोद के अंदर भीलवाड़ा, बनास, बेड़च, मैनाल बनाती है क्या अपना त्रिवेणी संगम? बिल्कुल बनाती है। राजमहल टोंक के अंदर बताओ, राजमहल टोंक के अंदर बनास, खारी, मोरेल बनाती है क्या बताओ? रामेश्वर, सवाई माधोपुर, बनास, संबल सी बनाती है क्या त्रिवेणी संगम? बिल्कुल बनाती है। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि राजमहल टोंक के अंदर बनास, खारी, मोरेल नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सी नदी आ जाएगी? यहाँ पे नदी आ जाएगी, उसका नाम है डाई नदी। राज बनाओ खारी डाई, आपको बताया है मैंने। ठीक है, तो आपका राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे देखो, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? मेजा बांध, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट कर लेना, पूछा जाएगा आगे भी। किस नदी पे स्थित है? कोठारी नदी, बनास नदी, बेड़स नदी, काली सिंध नदी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ जल्दी? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, मेजा बांध कहाँ पे है? कोठारी नदी पर स्थित है। कोठारी नदी पर स्थित है। आगे है, मरुस्थल में स्थित बुद्ध झील किस नदी पे है? मरुस्थल में स्थित बुद्ध झील किस नदी पर है? तो आपको पता होना चाहिए, लूनी, ज्वाई, सुकड़ी, कागने। मरुस्थल में, मरुस्थल के अंदर लूनी पर है, ज्वाई पर है, सुकड़ी पर है, या फिर काकने पर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? काकनेम है। तो काकनेम है, इसको काकनी नदी भी, मशहूरदी नदी भी। ठीक है, और ये कितनी है? 17 किलोमीटर क्या है लंबाई है, तो सबसे छोटी नदी भी। ठीक है, कहाँ पे है तो पूछ लिया जाए तो जैसलमेर के अंदर है। उद्गम पूछ लिया जाए तो कोटरी गांव से उद्गम होता है, किसका? कागने नदी का होता है। बुद्ध झील का क्या करती है? निर्माण करती है। आगे देखो, चंबल नदी पर स्थित बांधों का सुमेलित कीजिए। चंबल नदी पर स्थित बांधों को सुमेलित कीजिए, बताओ कौन सा होगा? गांधी सागर बांध कहाँ है?
राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है, जवाहर सागर बांध कहाँ है, और कोटा बिराज कहाँ है। गांधी सागर बांध आपको पता होना चाहिए, गांधी सागर बांध कहाँ पे है, एमपी के अंदर है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, मंदसौर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। राणा प्रताप सागर बांध बताया था, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में आ जाएगा आपका, कहाँ आ जाएगा, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे मिल रहा है, एक दो। ठीक है, फिर जवाहर सागर बांध कहाँ पे आ जाएगा, बोरावास कोटा के अंदर आ जाएगा, कोटा बिराज कोटा के अंदर आ जाएगा। तो एक दो तीन चार, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक दो, नहीं नहीं, थोड़ा सा ये देखो, गांधी सागर बांध कहाँ पे है, मंदसौर, मंदसौर एमपी में। यहाँ तो निशान सही लगा दिया मैंने, कहाँ पे है, मंदसौर, यानी कि पहला आपका क्या आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा, एक का दो। फिर राणा प्रताप सागर कहाँ आ जाएगा, राउतबाटा एक। फिर जवाहर सागर बांध कहाँ जाएगा, बोरावास कोटा तीन। फिर कोटा ब्रिज कहाँ जाएगा, कोटा के अंदर चार। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन की, चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना में मिल जाती है, इंपॉर्टेंट कर लेना ये, किस जिले के अंदर जाकर क्या करती है, यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी जो बंगाल की खाड़ी की तरफ अपना जल लेकर जाती है, तो किस कहाँ पे मिल जाती है, मुर्शिदाबाद, मुरादाबाद, मुरादगंज, मुजफ्फरनगर। मैं पर नाम है सारे, कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा आंसर किस पे जाना है, मुरादगंज। कहाँ पे जाना है, मुरादगंज। न मुर्शिदाबाद, न मुरादाबाद, न मुजफ्फरनगर, कहाँ जाना है, मुरादगंज। यानी कि मुरादगंज में जाकर क्या करती है, इटावा नामक, ठीक है, मुरादगंज में क्या करती है, अपना जल जो है यमुना में मिल जाती है, चंबल नदी। ठीक है, आगे देखो, आगे है, चंबल नदी राजस्थान के किन किन जिलों में प्रवाहित होती है। चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों में प्रवाहित होती है, कहाँ पे होती है बताओ, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अलवर। चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। कोटा, बूंदी, अलवर, धौलपुर। ये बताया है मैंने, अभी बताया है। कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बारां, झालावाड़ यहाँ से काट दो। ठीक है, यहाँ से क्या काट दो, अलवर काट दो। ठीक है, कोटा, बूंदी, अलवर, धौलपुर, ये यहाँ पे अलवर काट दो, तो ये चित्तौड़गढ़, पहले चित्तौड़गढ़ में बहती, फिर बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती हुई जाती है, और उसके बाद में कहाँ प्रवेश कर जाती है, यूपी के अंदर अपना जल लेकर जाती है। उसके बाद मुरादगंज में अपना जल क्या करती है, यमुना में गिराती है। आगे देखो, आगे है, चंबल परियोजना किन राज्यों की परियोजना है। चंबल परियोजना किन राज्यों की परियोजना है, कौन से ऐसे दो राज्य हैं जिनकी ये परियोजना है, राजस्थान गुजरात की है, राजस्थान मध्य प्रदेश की है, राजस्थान उत्तर प्रदेश की है, राजस्थान पंजाब की है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंबल परियोजना जो एमपी से बहकर आती है, जाना पाओ की पहाड़ियों से आती है, तो उसके हिसाब से राजस्थान व मध्य प्रदेश की ही ये परियोजना मानी जाएगी। और इसका जो अनुपात भी कितना है, 50-50। ठीक है, 50-50 क्या है, इनका रेशियो भी है। ठीक है, चंबल परियोजना यानी कि 50% भाग इसका जो लाभ कौन उठाता है, राजस्थान, वो 50% इसका लाभ कौन उठाता है, मध्य प्रदेश उठाता है। ठीक है, चंबल परियोजना किन राज्यों की परियोजना है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की आ जाएगी। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, आगे है, राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है। राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है, तो सबसे बड़ी नदी है वहीं पर क्या होगी, सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना भी होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंबल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे है कि किस नदी को चर्मणवती और राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट कर लेना, उपनाम है ये। और किस नदी के उपनाम हैं, बनास के हैं, कोठारी के हैं, चंबल के हैं, या फिर बाणगंगा के हैं। किसके हैं, चर्मणवती और राजस्थान की कामधेनु। और राजस्थान के लिए सबसे उपयोगी नदी भी कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, सीधी सी बात है, कौन सी, चंबल नदी आ जाएगी। वन की आशा बनास को कहा जाता है। ठीक है, लूणी नदी के नाम आपको बताए थे उपनाम। ठीक है, जो लवणवती, अंतसलीला, आदि मीठी, आदि खारी। ठीक है, और इस जो अपनी नदी है चंबल नदी, इसके कामधेनु, चर्मणवती, इस प्रकार के नाम आ जाएंगे। ये अपने हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे भी लगे होंगे, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे भी जाएंगे एग्जाम के अंदर, 100% पूछे जाएंगे। और इसके आसपास से किस प्रकार से क्वेश्चन उठते हैं उनको भी आप साथ साथ में करते चलोगे। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी दे रखी है, तो वहां से आपको किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे
आपकी अगर इच्छा है तो आप वहां से परचेज भी कर सकते हो। कहाँ से कर सकते हो? हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हो। इसके अलावा ये वीडियो डाला है सर ने, स्कूल व्याख्याता बनकर ही रहेंगे सब, इससे बेहतर रणनीति असंभव। जिसने भी देखा फॉलो करना शुरू। बिल्कुल मैंने भी देखा है वीडियो, और मैं कहता हूं 100% यहां से क्वेश्चन उठेंगे और आपकी तैयारी को एक धार देंगे। अगर आपकी तैयारी को मजबूत करना है तो ये वीडियो जाके जरूर देखें। अगर आपका जोश ठंडा हो चुका है तो आप ये वीडियो जाकर जरूर देखें, क्योंकि यहां से आपको फिर लगेगा कि हम किस प्रकार से अपनी रणनीति को और आगे लेके जा सकते हैं। रणनीति इस प्रकार की नहीं है कि हम बैठ जाएं, कुछ करें या नहीं करें। असमंजस वाली स्थिति नहीं पैदा करनी है यहाँ पे। असमंजस आपके दिमाग में है तो आप ये समझ के चलो कि एक असफल रास्ते की तरफ फिर मुड़ रहे हो आप। अगर आपको सफल होना है तो एक रास्ता चुनना पड़ेगा। रास्ता नहीं चुनोगे, अब रास्ता ये नहीं है कि भीड़, देखो भीड़ किसी तरफ जा सकती है, जिसको जो अच्छा लगता है वो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने को क्या करना है, जो सबसे अच्छा कंटेंट, कंटेंट में कमी नहीं है यहाँ पे। कंटेंट आपको पता है कंटेंट किस प्रकार का मिल रहा है, इससे आपको पता है। हाँ, जिनको नहीं लगता है उनको आज़ादी है, वो कहीं पे भी पढ़े, किसी प्रकार से पढ़े, लेकिन यहाँ से हमारी तरफ से किस प्रकार से प्रयास करें वो आपको भी पता है। ये हमें बार बार बताने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आप स्कूल व्याख्याता बनना चाहते हैं तो ये वीडियो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि ये वीडियो एक बार जाकर जरूर देखें। और ये रणनीति किस प्रकार की है, फर्स्ट पेपर के लिए भी है, सेकंड पेपर के लिए भी है, यानी कि अपनी जो हिंदी सब्जेक्ट लग रहा है जो सर करवा रहे हैं, इसके अलावा जो फर्स्ट पेपर है अपना, जिसके अंदर जियोग्राफी, पॉलिटी, इतिहास, ठीक है, कला संस्कृति, करंट और मैनेजमेंट, इसके अलावा मनोविज्ञान का कुछ ये आ रहा है कि मनोविज्ञान फर्स्ट पेपर में है या सेकंड पेपर में है, वो भी आपको बताया जाएगा कि किसके अंदर आपको मनोविज्ञान मिलेगी। ठीक है, तो ये एक बार मेरे कहने से आप इसको क्या करेंगे, इस वीडियो को जाकर देखेंगे। लाइव सेशन लिया था सर ने, अगर आपने देख लिया है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर देखें। ठीक है, इसके अलावा जो अपनी ये पीपीटी है वो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे शेयर की भी जा रही है। और इसके अलावा हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। बार बार कह रहा हूँ, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो पढ़ना चाहते हैं। एक होता है कि पढ़ नहीं रहे हैं तो उनको आप क्या करो, मोटिवेट भी कर सकते हो ये वीडियो भेजकर। सर जो पिछला जो बताया था कि वो वीडियो भी आप, जो सर ने रणनीति बनाई है, वो वीडियो भी आप शेयर कर सकते हो। तो वीडियो शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना है, कमेंट भी करना है, कमेंट जरूर करोगे कि किस प्रकार की क्लास लगी है, और तो शेयर भी करना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।